भारत के बजट के बारे में बात करेंगे, जो कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया और उनका यह 9वां बजट था। और सबसे अधिक जो है अभी 10 बार मोरारजी देसाई जो है वो बजट पास कर चुके हैं, जबकि ये 9वीं बार है। तो आइए शुरू करते हैं बजट 2026 के बारे में क्या महत्वपूर्ण खास है वो देखते हैं। तो विकसित भारत समावेशी के साथ महत्वाकांक्षा का संतुलन इसमें किया गया है और लक्ष्य जो है इसमें क्या क्या रखा गया वो देख लेते हैं। आकांक्षाओं को उपलब्धि में रूपांतरित करना, क्षमता को प्रदर्शन में बदलना, ये लक्ष्य जो है किया गया है। और स्थायित्व जो है इसमें ये महत्वपूर्ण है, ये यहाँ पर देख सकते हैं। स्थायित्व, राजकोषीय अनुशासन, साधारणता वृद्धि और कम मुद्रास्फीति। और मुख्य पॉइंट यहाँ पे है लगभग 7% की उच्च विकास दर जो है यहाँ पे हासिल करने की बात कही गई है। तो कैसे हासिल होगा, तो ऊर्जा सुरक्षा से घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाकर, सरकार के कार्यों से नागरिकता को लाभ पहुंचाकर, सार्वजनिक निवेश पर विशेष जोर दिया जाएगा, मौद्रिक स्थिरता बढ़ाया जाएगा, राजकोषीय विवेक, दूरगामी संरचनात्मक सुधार किया जाएगा, महत्वाकांक्षी आयाम पर कम निर्भरता किया जाएगा। अगला पॉइंट है युवा शक्ति को समर्पित है यह बजट। सरकार का संकल्प इसमें है जैसे किसान, महिला, दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित और पिछड़ा वर्ग के विशेष ध्यान केंद्रित करना है इसमें है। पहला जो है कर्तव्य ये आर्थिक विकास को गति प्रदान करना और उसे धारणीय रखना, और दूसरा कर्तव्य है हमारे लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना। तीसरा कर्तव्य है सबका साथ सबका विकास का सपना पूरा करना। इसमें जो महत्वपूर्ण है वही हम बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे ऐसे जो है किया गया है। उसके तहत जो है संरचनात्मक सुधारों की गति बनाए रखना, निरंतर अनुकूल और भविष्योन्मुखी, सुदृढ़ और प्रतिरोधी वित्तीय क्षमता, बचत करना, पूंजी का कुशल आवंटन और जोखिम का प्रबंधन, बेहतर शासन हेतु बल अवधक और एआई अनुपयोगी सहित आधुनिक प्रौद्योगिकी की बात कही गई है। भारत की सुधार एक्सप्रेस भी इसमें बताया गया है, जिसमें सरकार ने रोजगार के सृजन करने, उत्पादकता और विकास को गति तीव्र प्रदान करने की दिशा में व्यापक आर्थिक सुधार किए हैं। जीएसटी के सरलीकरण की बात की गई है और लगभग 350 सुधार किए गए हैं। उच्च स्तरीय समिति का गठन और केंद्र सरकार गैर विनियम और अनुपालन अपेक्षाओं को कम करने के संबंध में राज्य सरकारों के साथ काम करने की बात इसमें कही गई है। और इसमें कुल जो है वृद्धि और विकास के स्तंभ की बात किया गया है, जिसमें 6 विषय पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कौन कौन सा विषय वो देखते हैं, उसके बाद उसका डिटेल भी हम देखेंगे। तो पहला है आर्थिक वृद्धि बनाए रखना, विकास की बुनियादी को मजबूत करना, जन केंद्रित विकास, विश्वास आधारित शासन व्यवस्था, व्यापार सुगमता और जीवन सुगमता, राजकोषीय मामले। ये जो है 6 मुख्य इसमें पॉइंट है और इसका डिटेल हम पढ़ेंगे। अब आर्थिक वृद्धि बनाए रखना प्रथम है। आर्थिक वृद्धि कैसे बनाएगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। बायो फार्मर शक्ति, CPI में हाईटेक टूल रूम, ये सभी जो है उसका मतलब आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए इसमें बात की गई है। और खेलकूद के किफ़ायती सामानों विनिर्माण के लिए समर्पित पहल। उसके बाद है इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लाएगा और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स विनिर्माण स्कीम लाएगा। 200 पुराने उद्योग समूह को पुनर्जीवित करने की स्कीम लाई जाएगा। और जो महत्वपूर्ण है वो मैं बता रहा हूँ। विनिर्माण क्षेत्र को गति प्रदान करने के लिए कर सुधार इसमें किया जाएगा। और जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वही हम पढ़ेंगे। ऐसे आप देख सकते हैं यहाँ पे सारा कुछ जो है डिटेल में दिया हुआ है और ये पूरा पढ़ लीजिएगा तो इससे आपको कहीं भी दूसरा बजट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं MSME को चैंपियंस के रूप में विकास करने की सहायता हेतु त्रियाधामी दृष्टिकोण है। इक्विटी सहायता इसमें 10,000 करोड़ को समर्पित SAME जो है विकास निधि जो है 10,000 करोड़ की समर्पित है। और 2,000 करोड़ को आत्मनिर्भर भारत निधि 2021 का स्टार्टअप इसमें दिया गया है। ट्रेजरी के माध्यम से नगद सहायता इसमें दी जाएगी। और पेशेवर सहायता में जो है ये किफ़ायती लागत के अनुपालन क्षमताओं के पूरा करने के लिए MSME को सहायता देने हेतु विशेष रूप से Tier 2 और Tier 3 ये याद रखिएगा कस्टमरों को कॉर्पोरेट मित्र
मित्र जो है तैयार करने के लिए सरकार पेशेवर संस्थानों को मदद करेगी। टियर 2 और टियर 3 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI है, तो ये आप जो है लगा लीजिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, VVI क्वेश्चन है। और उधर ट्रेड के माध्यम से जो है ये नगदी सहायता इसमें की जाएगी और इसमें जो है यहाँ पर कुछ खास हमको नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ एक द्वितीय बाजार के विकास के लिए संपत्ति समर्थित प्रतिभूतियों के रूप में ट्रेडर्स प्राप्तियों और नगद प्रभाव बढ़ाने तथा लेन देन का निपटारा करने का है। सस्ते और तीव्र वित्त पोषण को प्रोत्साहित करने के लिए ट्रेडर्स के साथ जेम को जोड़ेगा। ट्रेडर्स के साथ किसको जोड़ेगा, तो जेम को जोड़ेगा। और यहाँ पे है पहला नंबर, अन्य कॉरपोरेट के बैंक मैच के रूप में कार्य CPSES द्वारा MSME से सभी खरीद के लिए लेन देन निपटान प्लेटफॉर्म के रूप में ट्रेडर्स को अधिदेशित करेगा। ये कुछ महत्वपूर्ण थे। उसके बाद है कर प्रस्ताव, कुरियर निर्यात के प्रति खेप 10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को समाप्त करना। ये जो है कुरियर निर्यात, माफ कीजिए, कुरियर निर्यात पर प्रति खेप 10 लाख की वर्तमान मूल्य सीमा को समाप्त करना है। सेवा क्षेत्र पर पुनः जोर देना इसमें किया गया है। इसमें सेवा क्षेत्र है, स्वास्थ्य है और देखभाल परिवेशीय, जिसमें यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 लाख बहुकुशल देखभाल कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने के लिए विभिन्न NSQF आधारित कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। और चिकित्सा पर्यटन के क्षेत्र में निजी क्षेत्र के साथ भागीदारी में चिकित्सा मूल्य पर्यटन हेतु 5 केंद्रों को स्थापना में राज्य को सहायता देने के लिए योजना बनाएगी। आयुष के क्षेत्र में परमाणु परिवेश के उच्च मानकों के 3 नए अखिल भारतीय यानी एम्स की स्थापना किया जाएगा। और 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 5,500 महाविद्यालय में AVGC कंटेंट क्रिएटर प्रयोगशाला की स्थापना किया जाएगा। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी नोट अच्छे से देख लीजिएगा। अगला पॉइंट है डिजाइन, तो इसमें नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान की स्थापना किया जाएगा पूर्वी क्षेत्र में। और खेल इंडिया मिशन एकीकृत प्रतिभा विकास जो है मार्ग, व्यवस्थित प्रशिक्षण विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिक का एकीकरण और खेलकूद संबंधी अवसंरचना का विकास किया जाएगा। अगला पॉइंट है शिक्षा बड़े उद्योग एवं लॉजिस्टिक्स गलियारों के आसपास 5 विश्वविद्यालय टाउनशिप का विकास किया जाएगा। प्रत्येक जिला में उच्च शिक्षा STM संस्थान में महिला छात्रावास की स्थापना की जाएगी। 4 टेक्स्ट कोप अवसंरचना सुविधा की स्थापना तथा उन्नयन की जाएगा। पर्यटन के क्षेत्र में बात करें तो शिक्षा, जगत, उद्योग तथा सरकार के बीच सेतु के रूप में राष्ट्रीय अतिथि संस्थान की स्थापना किया जाएगा। राष्ट्रीय अतिथि संस्थान की स्थापना 20 विशेष पर्यटन स्थल में 10,000 गाइडों के कौशल विकास के लिए पायलट स्कीम जो है लाएगी सरकार। सभी महत्वपूर्ण स्थलों में के डिजिटल दस्तावेज बनाने के लिए राष्ट्रीय गणतंत्र डिजिटल ज्ञान अपग्रेड किया जाएगा। चुनिंदा राज्यों में पारिस्थितिकी रूप से साधारणतः माउंटेन ट्रोल्स, टर्टल ट्रेल्स और बर्ड वाचिंग ट्रोल्स विकसित किया जाएगा। बात ये सभी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबको आप देख लीजिएगा। कुछ ऐसा वर्ड है जिसको बोलने में कठिनाई होती है। तो अगला पॉइंट है भारत पहली बार ग्लोबल बिग कैट समिट आयोजन करेगा। 15 पुरातात्विक स्थल के जीवित अनुवंजन संस्कृति गणतंत्र के रूप में विकास करेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र में बौद्ध सर्किट विकसित करेगा। सेवा क्षेत्र को बल देने के लिए सुधार किया जाएगा, जिसमें 15.5% के समान सुरक्षा हार्वर्ज मार्जिन के साथ सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को एकल श्रेणी के अंतर्गत सेवाएं को साथ जोड़ना। ITI सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्वर्ज सीमा 300 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2,000 करोड़ किया गया। और स्वचालित नियम प्रेरित प्रक्रिया द्वारा IT सेवाओं के लिए सुरक्षित हार्वर्ज का अनुमोदन कंपनी के चयन पर 5 वर्ष की अवधि के लिए सुरक्षित हार्वर्ज, ये सभी जो है आप देख लीजिएगा। इसमें 2047 तक जो है राहत की बात की गई है। और अधिसूचित योजना के अंतर्गत 5 वर्ष के लिए निवास की
अवधि के लिए साथ जो है छूट। उसके बाद वित्तीय क्षेत्र है, भारत के अगले विकास चरण के अनुरूप विकसित भारत के लिए बैंकिंग संबंधी उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसके तहत जो है 1000 करोड़ से अधिक के म्यूनिसिपल ब्रांड के एकल निर्गम के लिए 100 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा। अमृत के तहत वर्तमान योजना जारी रहेगा। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के लिए जो है और रूरल ग्रामीण विद्युत निगम कॉरपोरेशन का पुनर्गठन, विदेशी नियमन प्रबंधन, गैर ऋण लिखित फेमा नियमावली व्यापक समीक्षा किया जाएगा। बाजार निर्माण ढांचा और कॉरपोरेट ब्रांड पर कुल रिटर्न स्वैप की शुरुआत की जाएगी। कर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूचर्स पर STT को 0.02 से बढ़ाकर 0.05 कर दिया गया और ऑप्शन प्रीमियम और ऑप्शन के चयन पर STT की दर क्रमशः 0.1% और 0.125% से बढ़ाकर 0.15 कर दिया गया। ये जो है वित्तीय क्षेत्र के लिए है कर प्रस्ताव। कृषि और संबंधित क्षेत्र के उत्पादक बढ़ाकर किसानों की आय दुगुना करने की बात भी इसमें कही गई है, जिसमें बागवानियों के लिए समर्पित कार्यक्रम चलाएगा। पशुपालन उच्च मूल्य कृषि सहायता देगा। भारतीय काजू और कोको के लिए समर्पित कार्यक्रम इसमें चलाया जाएगा, जिसमें मत्स्य पालन चलाया जाएगा। जिसमें मत्स्य पालन में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे 500 जलाशय को अमृत सरोवर में वहाँ पे किया जाएगा। मछली पालन चंदन के लिए चलाएगा। इसमें समकेंद्रित खेती और कटाई किया जाएगा। भारत विस्तृत AI प्रणाली के साथ कृषि जो है संबंधित में एग्री स्टेक पोर्टल और ICAR पैकेज का एकीकरण करना है। अगला है कर प्रस्ताव। अन्य आर्थिक क्षेत्र और गहरी समुद्र में भारतीय मत्स्य जलयान द्वारा पकड़ने की मछली को ड्यूटी मुक्त करना है। विदेशी पतन पैसे मछलियों को लोडिंग को वस्तुओं का निर्यात मानना, और इसमें कुछ खास से नहीं दिया। आगे देखते हैं विकास के आधारों को सुदृढ़ीकरण, मतलब आगे कैसे बढ़ाना, तो वो जो है ये दूसरा नंबर आ गया। पहला क्या था, आर्थिक विकास वृद्धि रखना, और दूसरा आ गया विकास की बुनियादी को मजबूत करना। इसका अवसंरचना कैसे है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं सार्वजनिक अवसंरचना को बड़े पैमाने पर बढ़ाने हेतु विभिन्न पहल जैसे INVIT और REIT और ये सब जो है लाएगा। उसके बाद 5 लाख की जनसंख्या से अधिक आबादी वाले शहरों में टियर 2 और टियर 3 में अवसंरचना को विकास पर ध्यान दिया जाएगा। पब्लिक कम्प्लेक्स जो है वो 12.2% जो है 27 तक FY मतलब 12.2 लाख करोड़ में किया जाएगा। और इसमें जो है जो महत्वपूर्ण है वो सिर्फ देखना है। प्रमुख खनिज वाले इलाके में जैसे औद्योगिक केंद्र के पतन को जोड़ने के लिए 20 नए जल मार्गों को चालू करना है, और अंतर्देशीय जलमार्गों और तटीय शिपिंग के शेयरों की हिस्सेदारी को वर्ष 2047 तक 6% से बढ़ाकर 12% करने का लक्ष्य रखा गया है। और 2 लाख करोड़ की सहायता राशि दिया जाएगा। MSME पूर्वोदय एकीकृत पूर्वी तटीय औद्योगिक कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। उसके बाद है दीर्घ अवधि ऊर्जा सुरक्षा की स्थिरता सुनिश्चित करना है, जिसमें देख सकते हैं क्या क्या महत्वपूर्ण दिया हुआ है। 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्बन कैप्चर उपभोग और भंडारण अपनाने की स्कीम इसमें बताया गया है। सोलर ग्लास के निर्माण में प्रयुक्त सोडियम एंटीमोनेट के आयात पर BCD की छूट वगैरह है, ये सब उतना महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली में प्रयोग किए जाने के लिए लिथियम आयन सेल बैटरी के विनिर्माण में प्रयुक्त पूंजीगत सामानों के लिए छूट, और वर्ष 2035 तक नाभिकीय ऊर्जा परियोजना के लिए अपेक्षित सामानों के आयात पर छूट इसमें है। उसके बाद बायोगैस मिश्रण CNG पर देय केंद्रीय उत्पाद शुल्क में बायोगैस के संपूर्ण मूल्य को छोड़ना, ये सब देख लीजिएगा। उसके बाद शहरीकरण और शहरी आर्थिक क्षेत्र की बात की गई है, जिसमें सामूहिक आर्थिक शक्ति प्रदान करने
कि शहरों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। टियर 2 और टियर 3 शहरों तथा तीर्थ नगरों पर फोकस किया जाएगा। वृद्धि संयोजन शहर के लिए बीच जो है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर शुरू किया जाएगा। कितना? तो 7। और इसमें जो है पुणे मुंबई, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलोर, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलोर, दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी पर्यावरण अनुकूल यात्री प्रणाली ये लाया जाएगा। कितना है? 7 है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट है जन केंद्रित विकास। जन केंद्रित विकास के तहत जो है सेवा इकोसिस्टम का निर्माण किया जाए करना है और 1.5 लाख जो है बहुकुशल देखभालकर्ता को प्रशिक्षण करना। समूह स्तरीय संघ के भीतर समुदाय आधारित खुदरा आउटलेट के रूप में स्थापित स्वयं सहायता उद्यमी जो है मार्ट और दिव्यांगजन कौशल योजना लाएगा, दिव्यांगजन सहारा योजना लाएगा। और इसमें जो है आधुनिक रियल स्टाइल केंद्र के रूप में पीएम दिव्यांग केंद्र को मजबूत करना है। और उत्तर भारत में निम्हांस 2 की स्थापना, ये जो है निम्हांस 2 की स्थापना करना। और रांची और तेजपुर में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संरचना को स्तरोन्नत करना है। जिला अस्पतालों में आपातकाल और ट्रॉमा केयर की स्थापना करना इसमें प्रमुख लक्ष्य है। अगला देखते हैं पॉइंट विश्वास आधारित शासन की बात कर रहा है इसमें। तो टियर 2 और टियर 3 में जो है ये लाया जाएगा। और सीमा शुल्क के बाध्यकरण उन्मूलन नियमन की वैधता अवधि को 3 वर्ष से 5 वर्ष करना है इसमें। और खास इसमें यहाँ पे नीचे देख सकते हैं थोड़ा सा व्यापार की सुगमता और जीवन सुगमता की बात कर रहा है। इसमें विदेशी टूर प्रोग्राम पैकेज की बिक्री पर जो है यहाँ पे छूट की बात किया गया है, घटाया गया है। और इसको जो 20% से घटाकर 2% कर दिया गया है। और उदारीकरण धन प्रेषण योजना अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने और चिकित्सा उद्देश्यों के लिए TCS को भी जो है घटाकर 2% किया गया है। जनशक्ति सेवा को TDS को जो है 1% या 2% रखा जाएगा। छोटे करदाताओं के नियम आधारित स्वचालन प्रक्रिया के माध्यम से कम और शून्य कटौती प्रमाण पत्र प्रदान करने की सुविधा दी जाएगी। और इसमें जो है कुछ विशेष से जो है जो रहेगा वही हम पढ़ेंगे, बाकी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे जो एग्ज़ाम में आने वाला हो सकता है वो सभी को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है ये महत्वपूर्ण लग रहा है 20 लाख से कम कुल मूल्य के साथ गैर अचल विदेशी संपत्ति को प्रकट नहीं करने के संबंध में जो है ये भूल लक्षी प्रभाव से मुकदमेबाजी में उन्मुक्ति दी जाएगी, मतलब छूट दी जाएगी। सभी अनिवासियों जो अनुमानित आधार पर कर का भुगतान करते हैं को न्यूनतम विकल्प कर से छूट दिया जाएगा। सभी प्रकार के शेयरों को पूंजी लाभ के लिए भी जो है इसमें बाय बैंक है। कैंसर रोगियों के लिए 17 मतलब दवाइयों पर जो है छूट दिया जाएगा। कार्गो अनापत्ति अनुमोदन के लिए एकल और डिजिटल विंडो इसमें किया जाएगा। सीमा शुल्क एकीकरण प्रणाली 2 वर्ष में आरंभ कर दी जाएगी। और विवाद के निपटारा के इच्छुक ईमानदार करदाता को दंड नहीं दिया जाएगा। राजकोषीय मामला है 6ठा नंबर। इसमें जो है राजकोषीय मामले में ये 16वां वित्त आयोग है। और इसमें जो है सरकार ने 41% वितरण के उद्व हिस्से को बनाए रखने सभी आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया है। और वित्त आयोग अनुदान के रूप में 2026-27 के लिए राज्य को 1.4 लाख करोड़ का प्रावधान है। इसमें ग्रामीण तथा शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुमोदित है, मतलब सभी राज्यों को 1.4 लाख रुपया जो दिया जाएगा। राजकोषीय समेकन की बात करें तो केंद्र सरकार वर्ष 2030 तक जो है 51% जो है GDP और ऋण का अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। और इसका जो है 2025-26 में GDP को 56.1% की तुलना में, ये 56 इसमें लिख दिया, 51 होना चाहिए, ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा हमको ये गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे।
आगे देखते हैं घाटे की प्रवृत्ति की देखते हैं। तो ये जो है 2026-27 का है घाटे की प्रवृत्ति। रेवेन्यू, प्राइमरी, इफेक्टिव और फिस्कल, ये सभी घाटे की प्रवृत्ति। अगला पॉइंट है रुपए कहाँ से आता है। तो कॉर्पोरेट टैक्स से जो है 18% आता है रुपया, और इनकम टैक्स से 21%, और कस्टमर से 4%। इधर जो है सबसे ज़्यादा किससे आता है, तो ये 24% जो आता है बोर्डिंग्स एंड लिबर्टी से 24% आता है। रुपए कहाँ से आता है, रुपए कहाँ जाता है की बात करें तो स्टेट शेयर मतलब राज्यों के हिस्से में 22% है। फाइनेंस, कमर्शियल, अदर टेंडर्स में जो है 7% है, और इंटर्न्स पेमेंट में 20% जाता है, और इधर जो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम में मतलब वो जो है 17% जाता है। महत्वपूर्ण है ये सब। उसके बाद अगला देखते हैं प्राप्ति की बात करते हैं। तो पूंजीगत प्राप्ति 2026-27 में जो 18.1 लाख करोड़ है, और राजस्व प्राप्ति जो है 35.3 लाख करोड़ है 2026-27 में, और ये जो है 25-26 में जो है 16.2 लाख करोड़ है, और इसमें जो है 25-26 में 33.4 लाख करोड़ राजस्व प्राप्ति है, और पूंजीगत प्राप्ति जो है 16.2 करोड़ है। व्यय की बात करें तो व्यय ये 2025-26 में 14.0 लाख करोड़, और 2025-26 में व्यय जो है राजस्व व्यय 38.7 लाख करोड़ है। प्रभावी पूंजीगत व्यय कितना 14.0, और राजस्व व्यय जो है 38.7 लाख करोड़ जो है 25-26 में है। ये सभी डिटेल दिया हुआ है, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे है मजबूत आर्थिक आधार जो है केंद्र की निवल प्राप्ति जो है 18.7 जो है ये है। आगे देखते हैं। और राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को कुल अंतरण 26-27 में कितना दिया जाएगा, तो यहाँ पे दिया जाएगा 26.2 लाख करोड़, और 25-26 में अनुमानित जो है ये 23.4 लाख करोड़ है। प्रमुख मदों में व्यय की बात किया जाता है। सबसे अधिक जो है व्यय किसमें किया गया है, तो परिवहन के क्षेत्र में किया गया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद रक्षा के क्षेत्र में है, उसके बाद ग्रामीण विकास के क्षेत्र में है, गृह कार्य के क्षेत्र में, कृषि और संबंधित क्षेत्र में है, और शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा जो है कितने नंबर पर है ऊपर से, तो ये नीचे आ रहा है 1 2 3 4 5 6, छठा नंबर पर शिक्षा को रखा गया है, बैक जो पैसा दिया गया उसमें। और प्रथम नंबर जो है परिवहन को रखा गया, दूसरा रक्षा को, और कितना कितना दिया गया यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ऊर्जा के क्षेत्र में है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य पे क्या खर्च किया गया ये भी आप देख सकते हैं कितना कम है। उसके बाद शहरी विकास है, IT, दूरसंचार है, वाणिज्य और उद्योग है, सामाजिक कल्याण है, वैज्ञानिक विभाग है, कर प्रशासन है, विदेश कार्य है, और वित्त है। ये सभी जो है महत्वपूर्ण थे बजट को लेकर। तो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएंगे।